रेडी स्टार्ट। महोदय, अभी मेरे मित्र ने पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता बनी रहने का जिक्र किया था और मैं पंजाब की तरफ इशारा करते हुए कह रहा हूँ कि वहाँ बार बार राष्ट्रपति शासन लागू रहने के कारण भी समितियाँ अपना कार्य पूरा नहीं कर पा रही हैं। ये कार्य लोक लेखा समिति से संबंधित है। ये कार्य लोक उपक्रम समिति से संबंधित है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के ऑडिट प्रतिवेदनों का संबंध है, उसमें भी काम इकट्ठा हो गया है। पिछले रह गए कार्य को निपटाने के लिए एक ही विभाग उपक्रम समिति से संबंधित विभिन्न वर्षों के ऑडिट पैरों के क्षैतिज परीक्षण करने की प्रणाली लागू की गई है, जिससे पीछे रह गए कार्यों को निपटाने में काफ़ी मदद मिली है। कई बार यह देखा गया है कि विभागों से संबंधित जानकारी बहुत लंबे समय तक नहीं भेजी जाती है। हालांकि इस संबंध में मेरा सचिवालय संबंधित विभाग से विभिन्न स्तर पर जानकारी मांगने हेतु निरंतर लिखता रहा है। आमतौर पर मैंने यह देखा है कि सरकार के सचिव जानकारी के बारे में यह दलील दे देते हैं कि सूचना अधीनस्थ कार्यालयों से, जो कि राज्य के विभिन्न जिलों में फैले हुए पड़े हैं, से जानकारी प्राप्त की जा रही है। उसे एकत्रित करने में समय लगता है। कोई न कोई बहाना बनाकर सरकार से के सचिव अपेक्षित सूचना भेजने के लिए अधिक समय की मांग करते रहते हैं। कई बार वहां से अधूरी जानकारी भेज दी जाती है, तो कभी बाकी जानकारी एकत्र करने के लिए और समय मांगा जाता है। मुझे यह बात विश्वसनीय नहीं लग रही है और मेरी समझ में नहीं आता कि विभागों के पास पर्याप्त मात्रा में अमला और साधन उपलब्ध होते हैं, जिनके माध्यम से चाही गई जानकारी राज्य के किसी भी भाग से उचित समय में प्राप्त की जा सकती है। विभागों के इस प्रकार की प्रवृत्ति से केवल यही अनुमान लगाया जा सकता है कि विभागीय कार्यालयों में काम बहुत ही धीमी रफ्तार से किया जाता है। मैं चाहता हूं कि इस मामले की जांच पड़ताल होना चाहिए। इस संबंध में सरकार की ओर से सचिवों को सतर्क रहने के लिए सख्त आदेश दिए जाने चाहिए। सचिवों की ओर से संबंधित विभाग को सतर्क रहने के सख्त आदेश दिए जाने चाहिए। यदि किसी समिति का कोई सभापति संबंधित विभाग के कामकाज से भली भांति परिचित है, तो वह विभागीय प्रतिनिधि से चतुराई के साथ कार्य ले सकता है और संबंधित जानकारी शीघ्र प्राप्त कर सकता है। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब समितियों में निरंतरता बनी रहे और सभापति तथा उसके 2/3 सदस्य कम से कम 2 वर्षों के लिए कार्य करें और केवल 1/3 सदस्य ही प्रत्येक वर्ष बदले जाएं। हम चाहते हैं
जहाँ तक संभव हो सके इस प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए जिसे हम आज अपना रहे हैं। आज जो बात मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ वह आप भी जानते हैं कि लोकतंत्र में जनता द्वारा सरकार चुनी जाती है। सरकार बनने के बाद वह जन भावना को प्रतिबिंबित करने वाली होनी चाहिए, यथासंभव जन अपेक्षाओं को पूरी करने वाली होनी चाहिए। विश्व के सभी लोकतांत्रिक देशों में संसदीय प्रणाली का स्वरूप अपनी अपनी भावना और अपनी अपनी आवश्यकता के अनुरूप निर्धारित किया जाता रहा है, किंतु कहा जाता है कि कार्यपालिका का विधायिका के प्रति और विधायिका का जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व ही इस व्यवस्था का मौलिक सिद्धांत है। जहां एक तरफ प्रजातांत्रिक प्रणाली के साथ साथ संसद एवं विधान मंडलों का कार्यभार बढ़ने लगा और दूसरी तरफ कई कारणों से इस बढ़ते हुए कार्यभार को सदन द्वारा निपटाना असंभव लगने लगा है। इसलिए यह विचार किया गया कि क्यों न सदन अपने सदस्यों में से कुछ को प्रतिनिधि चुनकर ऐसी समिति का गठन करे जो किसी भी विषय पर विस्तृत विचार कर उसके निष्कर्षों से सदन को अवगत कराती रहे। इसी विचार के परिणाम स्वरूप समिति प्रणाली का सूत्रपात हुआ। वर्तमान में जिसका अधिकाधिक उपयोग विश्व के अंदर अधिकांश विधायिकाओं में किया जा रहा है। सदन की बैठक गंभीर चर्चा के लिए नहीं होती है बल्कि वह समितियों के निर्णय की शीघ्रातिशीघ्र स्वीकृत करने के लिए होती है। मैं यहाँ एक बात साफ कर देना चाहता हूँ कि सदन अपने समिति कक्षों में बहुमत के आधार पर कानून नहीं बनाता बल्कि कार्य विशेष के लिए चुने गए कुछ लोगों के माध्यम से बनाता है। इसलिए यह कहना असत्य नहीं होगा कि सत्र के दौरान कांग्रेस या सत्तारूढ़ दल बैठक करता हुआ दिखाई देता है, किंतु वास्तव में यह कार्य उसको अपने समिति कक्षों में ही किया जाना चाहिए। भारतीय जीवन शैली में बौद्धिक संस्कारों का बहुत योगदान रहा है। सभा समिति की परंपरा भी हमारे यहाँ उसी काल से चली आ रही है। यह बात अवश्य है कि इसके स्वरूप एवं अधिकार क्षेत्र में समय और शासन व्यवस्था के अनुसार बदलाव आता रहा है। आधुनिक शासन व्यवस्था के अनुरूप समिति प्रणाली कब कैसे शुरू हुई इसका श्रेय यकीनन अंग्रेजों को जाता है। वे हमारे यहाँ स्वतंत्रता के पूर्व से ही संसदीय पद्धति की नींव डालने लगे थे। सन 1881 और 1909 में ब्रिटिश संसद ने भारत के बारे में जो कानून बनाए उनमें से उसी नींव के लक्षण आज भी हमारे देश में विद्यमान हैं। सन 1919 के सुधारों द्वारा जो परिवर्तन हुए थे उसमें विधान मंडलों के गठन के लिए कुछ सैद्धांतिक आधार तैयार किए गए थे। वित्तीय समितियों को गठित करने का सुझाव इन्हीं सुधारों का एक अंग था। उस समय 5 संसदीय समितियों का गठन किया गया था। लोक लेखा समिति इनमें से एक है। उसके पश्चात समिति प्रणाली में क्रमिक रूप से सुधार होते रहे और इनका महत्व भी बढ़ता चला गया। स्टॉप।